चलिए आज दूसरा टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्धारक। आखिर भारत देश की विदेश नीति जो है वो किस पर निर्भर है ना। प्रस्तावना को पहले हम लोग देखें। भारत की नीति विदेश नीति जो है किसी भी राष्ट्र के अस्थिर और एक रेखीय नहीं होती है, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यहीं पे हम लोग देखें इसका निर्माण अनेक आंतरिक तथा बाह्य कारकों से प्रभाव से होता है। भारत की विदेश नीति भी 1947 के बाद आज तक बदलते राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक के कारण से प्रभावित होती रही है या प्रभावित रही है। नेहरू ने आदर्शवादी दृष्टिकोण दिया, जबकि बाद में प्रधानमंत्रियों ने अर्थार्थवाद और व्यवहारिक पर बल दिया। चलिए आज हम लोग जानते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक। तो कौन है प्रमुख निर्धारक? तो भौगोलिक स्थिति हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन। भारत की भौगोलिक स्थिति ने विदेश नीति को विशेष रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ हर एक प्रकार का मौसम का आनंद मिलता है और हर एक प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, जो पूरा विश्व में से ज़्यादा अधिक होता है यहाँ पे मक्का, चावल। तो इस प्रकार से हम लोग भौगोलिक क्षेत्र से विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर भारत को स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के पानी का भी कमी नहीं होता है। भारत 7 देशों से घिरा हुआ है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान के साथ सीमित संपर्क से घिरा हुआ है। जो कि जलीय स्थिति में देखा जाए तो श्रीलंका भी है, श्रीलंका, मालदीव है ना, और भी पड़ोसी देश हैं 2, जिसमें हम लोग पड़ोसी देशों के साथ अस्थिर और सहयोगी संबंध विदेश नीति की प्राथमिकता बने रहे। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि भारत के और पाकिस्तान में भी युद्ध होता है, कभी कभी चीन के साथ भी होता है, कभी कभी नेपाल के भी साथ होता है। मतलब कुल मिला के कहें तो भारत के विदेश नीति में कुछ ना कुछ संकोच है कि बेहतरीन नहीं हो पा रहा है, कभी बांग्लादेश से। तो आज हम लोग देखेंगे कि हिंद महासागर के केंद्रीय स्थान ने भारत को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार व रणनीति संतुलन का केंद्र बना दिया। चलिए ऐतिहासिक अनुभव क्या है? ऐतिहासिक, जब हम लोग पुराने विचारों में जाते हैं तो 200 वर्ष की औपनिवेशिक गुलामी और शोषण के अनुभव ने भारत विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया है। 200 साल हम लोग गुलाम रहे हैं, लेकिन आज तक अभी तक नहीं सीख पाए कि हमारे देश में हमारी यहाँ की भाषाओं को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती, हिंदी को क्यों नहीं दी जा सकती। यहाँ के लोग इंग्लिश पर ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कारण भी है कि विदेश में 80% कंट्री में अंग्रेजी भाषा है, लेकिन यहाँ की शिक्षक की व्यवस्था इतनी खराब है, शिक्षा की व्यवस्था भारत में, ये कह ही नहीं सकते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध भारत की विदेश नीति का अस्थायी तत्व हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, स्वाधीनता, समानता और आत्मनिर्णय विदेशी नीति में भी झलके हैं। उपनिवेशित देशों के स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने निरंतर समर्थन किया है और राजनीतिक के व्यवस्था और नेतृत्व से हम लोग देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से तो भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और नेताओं की विचारधारा विदेश नीति पर सीधा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि आजकल का जो नेता है अनपढ़ है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पढ़े लिखे थे और उन्होंने देश के लिए आज क्या नहीं किया। उन्हीं का देन है जो आज भारत परमाणु संपन्न देश बन पाए। भले ही NPT का रूल को उल्लंघन किया, लेकिन आज गर्व से कह सकते हैं। लेकिन आज हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम से लड़ाई, दंगे फसाद करवा के चुनाव को जीत रहे हैं। चुनाव जहां नहीं जीत पा रहे हैं वहां पे वोट की भी चोरी की जा रही है, मतदान चोरी है ना। वहीं हम लोग देखते हैं नेहरू ने गुटनिरपेक्षता और विश्व शांति का आदर्श दिया।
इंदिरा गांधी ने कठोर अर्थार्थवाद और शक्ति संतुलन पर जोर दिया। जैसे ही 1971 का बांग्लादेश युद्ध, परमाणु परीक्षण 1974, राजीव गांधी ने तकनीकी सहयोग दिया। पहली बार ईवीएम का स्टार्टिंग इन्होंने किया है और आधुनिक को महत्व दिया। सुपर कंप्यूटर को भी क्रांति लाया है राजीव गांधी। वर्तमान समय में भारत का बहुध्रुवीय कूटनीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पड़ोसी प्रथम और वैश्विक महाशक्ति बनने की दशा में काम कर रहा है। राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, विदेशी नीति का मूल्य उद्देश्य है सदैव राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। तो विदेश नीति का मूल्य जो उद्देश्य होता है ना, वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, राष्ट्र के अपने राष्ट्रों को रक्षा करना, सीमा हित, आर्थिक हित, सांस्कृतिक हित, राजनीतिक हित, रणनीति हित। चलिए, सुरक्षा हित मतलब सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद व अलगाववाद का सामना, और आर्थिक हित से व्यापार, निवेश और ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता। सांस्कृतिक हित जैसे भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार, और रणनीति एशिया में संतुलन, महासागरीय सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की रक्षा। क्या आज भारतीय मूल निवासी जो भी है वो विदेश में क्या सुरक्षित है? सुरक्षित है। जैसे अभी देखे होंगे एक ट्रेंड चला था यूक्रेन और रूस के बीच में, जब युद्ध हो रहा था, तो यहाँ के जो पॉपो हैं उन्होंने एक कॉल पर वार को रुकवा दिया था, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता है कि आज तक भी यूक्रेन और रूस की वार चलते रहा है। इसने एक कॉल में कैसे बंद करवा दिया था? ये जो पांचवा फैल है, दूसरा फैल है, ये कैसे रुकवा दिया था? बाद में ये फर्जीवाड़ा करके एमए की डिग्री दिखाता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, कोई आदमी इसको चाय बेचने तक अभी तक नहीं देखा, लेकिन इसने पूरा देश बेच रहा है, लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे सारा तो बेच ही दिया है, देश को भी बेचेगा। आर्थिक समझौता, आर्थिक परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे। आर्थिक समता विदेश नीति को दिशा देती है। आर्थिक, अगर पैसे से आप लोग परिपूर्ण नहीं होंगे तो आपको दिशा देने वाला कौन है? देखिए, पैसा है तो बुद्धि है, पैसा नहीं है तो बुद्धि भी नहीं है। अगर आपके साथ पैसा रहेगा तभी ना आपको तरह तरह प्रकार के लोग आपसे बैठेंगे, उठेंगे, सहयोग करेंगे, दिमाग देंगे। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत ने औद्योगिकरण और विकास हेतु विदेशी सहायक व तकनीकी की आवश्यकता महसूस की है। 1991 में उदारीकरण के बाद विदेशी निवेश और वैश्वीकरण विदेशी निवेश के अहम पहलू बन गए। आज भारत की विदेश नीति में ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार समझौते और तकनीकी सहयोग प्रमुख है। आज विदेश मतलब विदेश नीति है तो ठीक है, अच्छी बात है कि हमको दूसरे देशों को भी रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा देना है, लेकिन आज हमारे भारत में बिजली हर एक प्रदेश में नहीं है। आज झारखंड को ही मान लीजिए कि झारखंड का कोयला जहाँ उत्पादन होता है, यहाँ से बिजली बन के बांग्लादेश जाता है, लेकिन भारत के लोगों को पूर्ण रूप से बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगली बार जो है हम लोग देखते हैं, अगला जो टॉपिक है थोड़ा सैन्य शक्ति, मिलिट्री स्ट्रेंथ, रक्षा क्षमता विदेशी नीति की रीढ़ है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने से भारत का वैश्विक कद बढ़ा है। ठीक है, एनपीटी का रूल तो किसने किया था? ये एनपीटी का रूल को तोड़कर विदेश नीति में जो वैश्विक कद बढ़ा है, किसने बढ़ाया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब तुम उसको कलाम कह के मुसलमान कहो चाहे जो कहो, अब यहाँ हिंदू और मुस्लिम का भी तुम राइट करोगे तो तुम मिसाइल मैन, तुम्हारे राष्ट्र को गौरव करने वाले, तुम्हारा बाप का नहीं है ये देश, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। हिंदुस्तान मतलब सारे लोग मिल के इस देश को गुलामी के जंजीरों से हटाया है, तोड़ा है, अंग्रेज़ों को भगाया है, फिरंगियों को भगाया है। इसलिए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र राष्ट्र होने से परमाणु का जो
ऊर्जा जो दिया है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया है। कलाम के लिए जो लोग राजनीतिक आज करते हैं, जो लोग आज हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसको पहले पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पहला द मिसाइल मैन ऑफ कहा जाता है उसे किस जाति धर्म से है। अगर उन्हें अपना इंडिया से नफरत होता, अपने हिंदुस्तान से नफरत होता, तो उसे तो जॉब दे रहा था नासा वाला ने उन्हें जॉब ऑफर किया था ना, जब घूमने के लिए गया था तो उसने वहाँ पे क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? यहाँ से कम पैसा मिलता था क्या उसको? वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिलता ना, लेकिन अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और अपने राष्ट्र को मजबूती देने के लिए उसे ठुकरा दिया, नासा के पद को भी ठुकरा दिया और अपने देश के लिए मरा। शांति स्थापना अभियान के भारतीय सेना की भागीदारी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मजबूती की है। ठीक है, भारत जो है, भारत के सेना जिस पर हम लोग को गर्व होता है कि वो बहुत बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी लेते हैं। पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ चुनौती रक्षा नीति को भी विदेश नीति से गहराई से जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण क्या है? जैसे वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। शीत युद्ध काल के समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, ये बात सही है। और शीतकाल के बाद अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और आसियान देशों के साथ संतुलन संबंध बनाए रखा, है ना। आज चीन के उदय, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौती भारत की कूटनीति को आज आकार दे रही है। आज चीन के उदय मतलब चीन आज उभरता हुआ, आर्थिक उभरता हुआ देश बन रहा है, जो विश्व में नंबर 1 GDP में माना जाता है। और आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियां को भारत की कूटनीति को आकार दे रही है। भारत को चेंज करने का काम अगर कोई कर रहा है तो आज आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत। भारत की प्राचीन सभ्यता, आध्यात्मिकता और संस्कृति विविधता विदेशी में सॉफ्ट पावर के रूप में प्रयुक्त होती है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, लोकतंत्र और गांधीवादी विचार विश्व भर में भारत की सकारात्मक छवि बनाते हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। जैसे प्रवासी भारतीय और वैश्विक भारतीय समुदाय, 3 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय विश्व के विभिन्न देशों में बसे हैं। उनके हितों की रक्षा और उनके माध्यम से आर्थिक संस्कृति संबंध मजबूत करना विदेश नीति का एक अस्थायी निर्धारक है। 10वां हम लोग पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान वैश्विक मुद्दा क्या है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास आज हुआ है। आज जलवायु परिवर्तन में देखा गया है कि कुछ सरकार, जैसे उत्तराखंड में अभी लैंडस्लाइड की घटना हुई है जिसमें लाखों नहीं हजारों लोग मरे होंगे। और ट्रेन की दुर्घटना देख लीजिए, साइबर सुरक्षा देख लीजिए और तकनीकी चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद देख लीजिए, उग्रवाद, ऊर्जा व समुद्री मार्गों की रक्षा। ये मुद्दे आज भी विदेशी नीति को महत्वपूर्ण निर्धारक बन चुके हैं। और भारत की विदेश नीति अनेक कारकों से निर्मित है। भौगोलिक परिस्थिति से लेकर आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व, सांस्कृतिक विरासत और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण सभी इसका निर्धारक करते हैं। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति न केवल आदर्शवादी रही है, न केवल अर्थार्थवादी रही है, बल्कि यह दोनों का संतुलित समन्वय है। वर्तमान स्थिति में इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र हितों की रक्षा करते हुए भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।